सीजन 2 एपिसोड 13 स्टार्ट होता है। तो जैसे हमने देखा प्रीवियस एपिसोड में कि वॉल्टर जेन को वही मरने के लिए छोड़ देता है। तो जेन मर जाती है और जब जेसी उठता है तो वो देखता है कि जेन अब सांस नहीं ले रही। वो बहुत ट्राई करता है, उसे सीपीआर भी वो देता है, पर फिर भी कुछ भी नहीं होता। जेसी बहुत डिस्टर्ब होता है और रोने लगता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए। तो वो वॉल्टर को कॉल करता है और वॉल्टर को बताता है सब सिचुएशन के बारे में। तो वॉल्टर उसे बोलता है कि एक मैं आदमी भेज रहा हूँ और तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वॉल्टर उस आदमी को घर पर भेजता है और जेसी घर के बाहर ही बैठा हुआ होता है। जेसी को वो घर में बैठने के लिए बोलता है और जो सब सबूत होते हैं, सब फिंगरप्रिंट्स, हीरोइन के सब चीज़ें और सब ड्रग्स उसके घर से वो सब एक बैग में निकाल लेता है। जेसी के जो सब पैसे होते वो भी वो ले लेता है और जेसी के पास जाकर वो उसे बोलता है कि तुम्हें अब तुम्हारे स्टेटमेंट में बताना है कि मैं जगा और मैंने उसे डेड पाया और इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। जेसी बच नहीं कर रहा होता तो वो जेसी को थप्पड़ मारता है और वो उससे रटा लेता है। वो उसे बोलता है कि हॉस्पिटल से ही कुछ लोग आएंगे जब तुम कॉल करोगे। पुलिस ऑफिसर यहाँ नहीं आने वाले, उनके शेड्यूल पर वो डिपेंड होता है। अगर कोई आया भी फिर भी उन्हें बताना कि तुम्हें सिर्फ तुम्हारे लॉयर से ही बात करनी है और किसी से तुम बात नहीं करोगे। ये सब बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और जेसी को बोलता है कि थोड़ी देर बाद वो कॉल करे। ब्रेकफास्ट पे वॉल्टर होता है और वो जूनियर को कॉल करता है, पर जूनियर कोई भी आवाज़ नहीं देता। स्काइलर उसे बताती है कि अब उसे फ्लिन नाम से तुम पुकारा करो। जब वॉल्टर फ्लिन नाम से उसे पुकारता है तब वो आंसर देता है और वो फिर भी नहीं आता। तो स्काइलर को वो बुलाता है। स्काइलर को वो दिखाता है कि उसकी वेबसाइट पर डोनेशन आना स्टार्ट हो गया है और $500 आ गए हैं। जब वो बात करते रहते हैं तभी और $20 आ जाते हैं। वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। जेन के फादर उसे लेने के लिए उसके घर आते हैं। तभी वो एम्बुलेंस वगैरह सब जेन के घर के बाहर देखते हैं। वो जेन की डेड बॉडी भी अंदर जाकर देखते हैं। जेसी से मेडिकल प्रोफेशनल जेन की बर्थ डेट और सब डिटेल्स पूछ रहे होते हैं। तब जेन के फादर उन्हें सब बता देते हैं। जेन के फादर को वो कार्ड भी देते हैं और वो जेन को लेकर चले जाते हैं। वॉल्टर जेसी को कॉल करता है और वो उस कैसा है वो उससे पूछता है। वो जेसी को बताता है कि अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब सॉर्ट आउट हो चुका है। हैंक अपने ऑफिस में वॉल्टर के लिए भी कुछ डोनेशन ले रहा होता है। फिर वो अपनी टीम की मीटिंग में बताता है कि कॉम्बो मर चुका है। कॉम्बो एक साधारण ड्रग डीलर था और उसके पास उतनी रीच भी नहीं थी, पर फिर भी वो मर गया क्योंकि वो ब्लू मेथ सप्लाई कर रहा था। और उसके मरने के बाद हमारा जो एरिया है उसमें अब ब्लू मेथ कहीं भी नहीं दिखता। उसका फ्रेंड उसे बोलता है कि हाइजनबर्ग पकड़ा गया है, इसलिए अब वो ब्लू मेथ वैनिश हो गया है। पर हैंक को उस पर बिलीव नहीं होता। हैंक उसे बताता है कि उसे सिर्फ फ्रेम किया गया था। वो किसी भी मर्डर के लिए हाँ कह देगा अगर उसे अच्छे से पैसे दे दिए गए तो। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया है कि वॉल्टर के वेबसाइट पर बहुत सारे डोनेशन आ रहे होते हैं और वॉल्टर जूनियर और स्काइलर एंजॉय कर रहे होते हैं उन डोनेशन को देखकर। जैसे उसका कॉल नहीं उठा रहा होता है तब वॉल्टर परेशान होकर सॉल से पूछता है कि वो कहाँ है। तो एक ड्रग एडिक्ट्स के एक घर पर वो पड़ा हुआ होता है। वॉल्टर पर्सनली जाकर उसे वहाँ से उठाता है। जैसे उसे बोलता है कि सब खत्म हो गया, मैंने उसे मार दिया। वो अपने आप को दोषी ठहराता है। वो उसे बहुत प्यार करता था, वो भी वो वॉल्टर को बताता है। वो वॉल्टर के कंधे पर सर रखकर बहुत रोता है। जेन के फादर जेन के घर पे आते हैं और उसके सब पेंटिंग्स वगैरह देखते हैं, उसका स्टफ देखते हैं। वो उसके फ्यूनरल के लिए एक ड्रेस फाइंड करने आते हैं। उसके ड्रेसेस में कोई भी येलो ड्रेस नहीं होता, तो एक ब्लू ड्रेस ही पिक करते हैं। जूनियर को बहुत सारी डोनेशंस आ रही होती है। तब स्काइलर को कॉल आता है और जूनियर के लिए न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपने वाला होता है, उसकी न्यूज़ उसे दे जाती है। नेक्स्ट सीन में हैंक को उसके जो बॉस होते हैं तो वो एक फंड रेजर करने वाले होते हैं, एक अवेयरनेस कैम्प करने वाले होते हैं। तो जब वो स्पॉन्सर से मिलाते हैं तभी उसमें हमारा बिजनेसमैन भी होता है जो मेथ सेल करता है,
जिसने वॉल्टर से सब में खरीदा हुआ होता है, उसका नाम गुस्तावो फ्रिंग होता है। वॉल्टर जेसी को रिहैब में छोड़ देता है और उससे बोलता है कि अब मैं कुछ दिनों के लिए नहीं आ सकता क्योंकि मेरी अब सर्जरी है। तुम्हारे जो सब पैसे हैं वो सॉल के पास मैंने दे दिए हैं, वो तुम वहाँ से ले सकते हो। जेसी बहुत ही गिल्ट फील कर रहा होता है और जेसी उसे बोलता है कि तुम जो सब मुझे बोलते थे वो सब सच निकला। मैं किसी भी काम का नहीं हूँ, मैं मेरे लाइफ बर्बाद कर रहा हूँ और जैसा मेरे साथ होना चाहिए था वही मेरे साथ हुआ है। नेक्स्ट सीन में जब वॉल्टर घर आता है तब उसकी टीवी के लिए इंटरव्यू ली जा रही होती है। मरी ने ये इंटरव्यू फिक्स की हुई होती है। वो बोलती है अगर न्यूज़पेपर स्टोरी करने वाला है तो क्यों ना टीवी भी स्टोरी कर ले। जब इंटरव्यू हो रही होती है तब वॉल्टर जूनियर इंटरव्यूअर को बताता है कि मेरे फादर एक बहुत ही ग्रेट फादर है, वो हमेशा अच्छी चीज़ें करते हैं और वो बहुत ही स्वीट है। ये सब सुनकर वॉल्टर के आंख में आंसू आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में वॉल्टर के ऑपरेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। उसमें उसे एनेस्थीसिया दे जाता है जिससे वो ज़रा रिलैक्स हो जाता है। वॉल्टर का सब सामान स्काइलर उससे ले लेती है, उसकी घड़ी और उसके सब चश्मा वगैरह सब इक्विपमेंट्स। जूनियर फिर उससे पूछता है कि तुम्हारा फ़ोन कहाँ है। अब वॉल्टर ने ड्रग लिया है और वो ज़रा अनकॉन्शियस है, तो वो पूछता है कि कौन सा फ़ोन। स्काइलर को पता चल जाता है कि वॉल्टर के पास तब भी 2 फ़ोन थे और अब भी उसके पास 2 फ़ोन हैं। वॉल्टर की सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है। नेक्स्ट मीटिंग होती है डॉक्टर्स वॉल्टर और स्काइलर के बीच। डॉक्टर उसे अपनी बेटी के बारे में पूछते हैं। वो अपनी बेटी की पिक्चर डॉक्टर को दिखाता है। डॉक्टर उससे बोलते हैं एक कंसिडरेबल तुम्हारे पास अब टाइम है, ऑपरेशन बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुल हुआ है और तुम 3-4 हफ्ते बाद काम भी कर सकते हो, पर तुम्हें अब कोई हेवी लिफ्टिंग नहीं करनी। स्काइलर डॉक्टर से सब पूछ लेती है कि कब तक वॉल्टर अपने काम पर जाने के लिए तैयार होगा और कब तक उसे घर पर रहना है। वो स्काइलर को ये सुनकर अच्छा लगता है कि अब वॉल्टर पूरी तरह से ठीक हो चुका है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया है कि जेन के फादर फिर से वर्क पे आ जाते हैं। उनके कलीग उनको कंसोलेशन देते हैं, तब वो बोलते हैं कि घर पे रहने से काम में ही हमें झोंक देना चाहिए, इससे भी हेल्प मिलती है। वो फ्लाइट्स को मॉनिटर करने का उनका जॉब होता है, फ्लाइट क्रैश ना हो इसलिए वो सब मॉनिटर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें वॉल्टर और स्काइलर की बातचीत दिखाई गई है। स्काइलर सब सामान पैक कर रही होती है और बोलती है कि मैं 2 दिन तक हैंक और मरी के साथ रहने वाली हूँ। वो अपनी बेटी को भी ले जा रही होती है और वो वॉल्टर को बताती है कि अब तुम्हें घर खाली कर देना चाहिए, तुम अब इस घर में नहीं रह सकते। वॉल्टर उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो स्काइलर उसे बोलती है कि तुम हमेशा मुझसे झूठ बोलते रहे हो। जब तुमने हॉस्पिटल में बोला कि कौन सा फ़ोन, तो उससे मुझे फिर से तुम पे डाउट होने लगा और फिर से मैं सब चीज़ों के बारे में, तुम्हारा जो सस्पिशियस बिहेवियर था उन सब चीज़ों के बारे में मैं फिर से सोचने लगी। स्काइलर को लगता है कि उसका अफेयर ग्रेचन के साथ चल रहा होता है, तो वॉल्टर उसे बताता है कि मैं बाइबल पर हाथ रख के बता सकता हूँ कि मेरा ग्रेचन से कोई अफेयर नहीं चल रहा, तुम उससे पूछ भी सकती हो, ऐसा वॉल्टर उसे बोलता है। तो स्काइलर उसे बताती है कि वो मेरे टच में ही नहीं आ रही थी, पर मैंने जब उससे डायरेक्टली पूछा तो फिर उसने मुझे कॉल किया और मुझे पता चल गया कि तुमने ग्रेचन और इलियट से कभी भी पैसे नहीं लिए और तुम्हारी सब ट्रीटमेंट पेड है। तो मुझे लगा कि तुम्हारी मदर ने तुम्हें हेल्प की होगी, तो तुम्हारी मदर को भी मैंने कॉल किया। तुम्हारी मदर को तो पता भी नहीं था कि तुम्हें कैंसर है। मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने आई थी, एयरपोर्ट से पिक करने आई थी। ये सब एक झूठ था। इतने पैसे तुम्हारे पास आए तो कहाँ से आए, ये पूछने से भी मैं अब डर रही हूँ। वॉल्टर उसे बोलता है अगर मैंने तुम्हें सब सच सच बता दिया तो क्या तुम रुकोगी, पर स्काइलर वहाँ से चली जाती है। जेन के फादर जब जॉब पे होते हैं तो उनसे गलती हो जाती है और फ्लाइट्स क्रैश हो जाती है। वो फ्लाइट्स भी अल्बुकर्क में ही क्रैश होती है। वॉल्टर वही रह रहा होता है। वॉल्टर जब अपने बैकयार्ड में बैठा हुआ होता है तब वो जो मलबा होता है उसके पूल में पड़ता है। कुछ भी सीरियस नहीं, पर थोड़ा थोड़ा वो पड़ता रहता है। ये हमें एक इंसाइट दी गई है कि वॉल्टर की लाइफ क्रैश हो चुकी है उन प्लेन्स की तरह।